हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के थ्रू हम पूरी बीसीके रिवाइज करेंगे। आपके आईसीआई मॉड्यूल में एंड में बीसीके के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं। 50 टोटल क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके रिवाइज करेंगे, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स, ऊपर नीचे की चीजें भी देखेंगे ताकि हमारी पूरी बीसीके रिवाइज हो सके। टोटल 50 क्वेश्चंस है, 50 मिनट्स में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि हमारी पूरी बीसीके 1 घंटे में अप्रोक्सीमेटली रिवाइज होने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चैप्टर्स हैं, जिनके रिवीजन आपको जरूर करने हैं, उनके सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इकोनॉमिक्स को भी रिवाइज करना चाहते हो, अगर इकोनॉमिक्स के टेस्ट पेपर्स अटेंड करना चाहते हो, मैंने इकोनॉमिक्स के पूरे एमसीक्यूज जो है मॉड्यूल में उनको भी सॉल्व करवाया है यूट्यूब पर लाइव। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आई होप आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ without any further ado, let's begin our revision of BCK by solving these 50 questions from ICI module। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप रीसेंट एमटीपी देखेंगे सीरीज 1 और सीरीज 2 दिसंबर 22 एग्जाम के लिए, उन दोनों एमटीपीज में काफी क्वेश्चंस हैं जो कि इन 50 क्वेश्चन से पिक किए गए हैं। और एक बात याद रखना, हम कभी भी एमटीपी को इसलिए सॉल्व नहीं करते कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आए और उनको सॉल्व करके उनको सही मार्क करके हम पास हो सके। हम इसलिए एमटीपी सॉल्व करते हैं, आईसीआई के क्वेश्चंस भी इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें आईसीआई के माइंडसेट का, उनके पेपर पैटर्न का पता चल सके और टाइमर लगा के हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको अपनी स्पीड का अंदाजा लग सके। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एडिशनल क्वेश्चंस बीसीके के मॉड्यूल में जो दिए हुए हैं। अगर आपके पास पुराने मॉड्यूल हैं तो उनमें आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर डिराइव बीसीके। व्हाट डज इट टेल अस अबाउट बीसीके's डोमेन। तो अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बीसीके के 3 डोमेन हमने पढ़े हैं। एक, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि इट इज एक्लेक्टिक, अनदर इज इट इज वास्ट एंड येट अनदर इज इट इज एवर चेंजिंग और एवर इवॉल्विंग। ये 3 हमने डोमेन्स पढ़े हैं बीसीके के। तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग डिसिप्लिन्स की बात कर रहा है, सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, तो ये हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी विच मीन्स इट इज एक्लेक्टिक। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, इट इज टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टरिस्टिक और अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अलग अलग फीचर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। हमने 4 फीचर्स याद किए थे CDMF के नाम से। सी से मतलब है कॉम्प्लेक्स, मतलब इसे पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है या समझना पड़ता है। एक साथ समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डायनेमिक, एवर चेंजिंग, ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। M इज मल्टी फेसिटेड। मल्टी फेसिटेड का मतलब है अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई चीज या कोई मूव हुआ है, कोई चेंज हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो दूसरे के लिए वो थ्रेट भी हो सकती है, ठीक है। और F इज फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये देखो क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग गेन फॉर वन, एक के लिए फायदा, इज अ लॉस फॉर समवन एल्स। ये फीचर हमें, ये मतलब जो है कौन से फीचर का होता है, तो CDMF है हमारे पास में। तो M का मतलब है मल्टी फेसिटेड, मतलब एक के लिए अपॉर्चुनिटी तो दूसरी के लिए सेम चीज थ्रेट भी हो सकती है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का C, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बैंक ऑफ मदुरा वॉज एक्वायर्ड बाय विच ऑफ दीज। आपको ध्यान होगा बैंक ऑफ मदुरा जो है वो ICICI बैंक ने एक्वायर किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4, पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज अ कोर मोटिव बिहाइंड इट विच इज। तो पॉलिसी जब हम बनाते हैं उसके पीछे कोर मोटिव होता है, एक बड़ा मोटिव होता है हमारा, वो क्या होता है, इट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इट इज मेंट
होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव रहता है कोई भी जब पॉलिसी हम बनाते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज टेलिंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, ये सेम क्वेश्चन इस बार के एमटीपी में भी है जो हमने डिटेल में सॉल्व किया है, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप बीसीके का डिटेल्स कंप्लीट एमटीपी देख सकते हैं। ये देखो, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए, प्रमोशन ऑफ बैंकिंग, बैंकर टू द गवर्नमेंट, फंडिंग नबार्ड, ये सारे आरबीआई के फंक्शंस है, ठीक है। तो क्या फंक्शन नहीं है आरबीआई का? आरबीआई का काम नहीं है फॉरेन डेटा को कलेक्ट करना, तो बी हो जाएगा फिफ्थ का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, सी क्या कहता है? हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे इज कॉल्ड अ बिड। हाईएस्ट प्राइस जो विलिंग होता है, तैयार होता है बायर एक स्टॉक या शेयर के लिए पे करने के लिए, उसे हम कहते हैं बिड। और बिड का ऑपोजिट क्या होता है? आप मुझे जल्दी से बता दो, बिड का ऑपोजिट क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स में जल्दी बताओ, जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 7, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। भाई, ओनरशिप का और मैनेजमेंट का सेपरेशन हो रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी में क्या होता है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो बिजनेसमैन होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है और कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। अब देखो क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। अब एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। देखो, बिजनेस एनवायरमेंट की अगर बात करें तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें? इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। इंटरनल एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लेबर यूनियन, कॉर्पोरेट कल्चर, वैल्यू सिस्टम, objectives and mission of the organization, quality of physical resources, technological capabilities, HR, ये सब है ना। अब एक्सटर्नल को हम फिर से डिवाइड करते हैं माइक्रो में और मैक्रो में। हाँ जी, तो माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो में होता है COSMIC, कॉस्मिक, ये मैंने आपको बताया था। और मैक्रो में क्या होता है? प्लेज, ठीक है, और GST। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है इस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात कर रही है ठीक है। तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है और क्या नहीं आता, तो विच इज नॉट एन एग्जाम्पल बोल रहा है। अब देखिए जी, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना और याद रखना। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में लोगों का बिलीफ सिस्टम आता है, ठीक है, याद रखना ये। और बिहेवियर पैटर्न आता है, किस तरीके से पॉपुलेशन, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। और एक होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट समझ रहे हो? तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? इसमें आता है लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन समझ गए? तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में लोगों का बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर आएगा, और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी पॉपुलेशन की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा? देखो, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इनकम का लेवल हो गया, फिर एजुकेशन का लेवल हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया ठीक है, लिटरेसी लेवल, स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, फिर उसके बाद में हो गया सोशल ट्रेडिशंस, फैमिली स्ट्रक्चर, रोल ऑफ वुमेन, ये सारी चीजें सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आती है तो देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? रोल ऑफ वुमेन सोशियो कल्चरल, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, लिटरेसी लेवल्स, फिर व्हाट इज द सोशल ट्रेडिशन, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, सब कुछ इसमें आएगा। बस राइजिंग इनकम इसका पार्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेमोग्राफिक में क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं पॉपुलेशन के, जैसे सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, एज हो गया, ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेड बाय 2 डैनिश इंजीनियर्स हु टुक रेफ्यूज इन इंडिया। तो भाई लार्सन एंड टूब्रो ही एक ऐसी कंपनी है जिसको 2 डैनिश इंजीनियर्स ने फाइंड किया था, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 10 देखो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज बाय डायरेक्शनल। भाई बाय डायरेक्शनल होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस। पॉलिसी को फॉर्म करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, राइट, और वो बाय डायरेक्शनल होता है।
अब 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो हमेशा की तरह जल्दी से मुझे बता दो 10 में से कितने करेक्ट हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और कितने मार्क्स आपको स्कोर हुए हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस में से आपने 4 सही किए, 4 आपने गलत किए और 2 आपने ब्लैंक छोड़ दिए, तो आपको मार्क्स कितने आएंगे 4+ और 4 गलत किए उसका 1 मार्क माइनस हो जाएगा और जो आपने खाली छोड़ दिए उनका 0 मिलेगा आपको। तो 4+ 1 माइनस और 0 यानी कि 3 मार्क्स आ गए आपको 10 में से। ये मुझे जल्दी कमेंट में बताओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 11, फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर्स ऑल एक्सेप्ट। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। कमेंट में मुझे बताओ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनाया किस बॉडी को हटाकर बनाया। एक बॉडी थी जिसको हटाकर स्क्रैप करके हमने CCI को बनाया, वो बॉडी का नाम क्या है ये बताओ। अब ये देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है फ्री एंड फेयर कंपटीशन हो, अच्छी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, फ्री एंड फेयर कंपटीशन हो, ये CCI चाहता है। बट क्या होगा अगर फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा तो, मतलब फ्री एंड फेयर कंपटीशन किस चीज की गारंटी देता है, व्हाट इज एंश्योर्ड बाय फ्री एंड फेयर कंपटीशन। सो देखो पनिशिंग द लगार्ड्स, यस, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यस, encouraging the innovation, yes, but ये क्या करता है, ये चॉइस को बूस्ट करता है, फिक्स्ड चॉइस को नहीं। सो इट बूस्ट फिक्स्ड चॉइस प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, ऐसा नहीं है। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 12, सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड व्हाट। उस सिक्योरिटी, उस शेयर, उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं जिसकी प्राइस को पता करने के लिए जिसकी प्राइस को हम फाइंड करते हैं किसी और एसेट की प्राइस के बेसिस पर, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर 200, सबको पता है, ये तो पता है। अब ये बता दो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, ये जल्दी से बता दो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब जो भी बाहर एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, सर्कमस्टांसेस है, उनको आइडेंटिफाई करना, उन्हें एनालाइज करना ताकि हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ट्रू। टर्निंग थ्रेट्स टू फर्म्स एडवांटेज, इट इज ऑल्सो ट्रू। एंड देन एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज एंड टेक ऑप्टिमल रिस्पॉन्सेज, ट्रू। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। तो भाई इनमें से कौन सी फॉरेन कंपनी नहीं है। देखो डॉक्टर रेड्डी तो पक्का इंडियन कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी इज एन इंडियन कंपनी, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। बट वॉलमार्ट, नेस्ले और HP, ऑल दीज आर फॉरेन कंपनीज। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करोगे। प्राइवेटाइजेशन में नॉट बी कंसेप्चुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो भाई डेडिकेशन कोई फॉर्म नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। साथ ही अब आई गया है क्वेश्चन, तो लगे हाथ इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो डाइवेस्टमेंट क्या होता है, डाइवेस्ट करना, डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट जो होती है ना, वो माइनॉरिटी स्टेक मतलब लेस देन 50% स्टेक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है, ठीक है। डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक यानी कि मोर देन 50% स्टेक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देती है। प्राइवेटाइजेशन किया जाता है मतलब पब्लिक सेक्टर के हाथ से पावर को हटा के, कंट्रोल को हटा के प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, पहली चीज, ठीक है। डाइवेस्टमेंट की स्पेलिंग छोटी है, ऐसे याद कर लो, डाइवेस्टमेंट की स्पेलिंग छोटी है डिसइन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। तो डाइवेस्टमेंट में मेजॉरिटी स्टेक दे रहे हैं, स्पेलिंग छोटी है पर स्टेक ज्यादा है, और डिसइन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग बड़ी है बट यहाँ पर लेस देन 50% माइनॉरिटी स्टेक देते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। डेडिकेशन कोई वर्ड नहीं है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, धीरे धीरे कोई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी परफॉर्म करता जाता है कि धीरे धीरे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर देता है। जैसे BSNL और MTNL जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे
वो धीरे धीरे वैनिश हो गए, रिप्लेस हो गए, प्राइवेट सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और वर्ड है यहीं पर जो आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्रोल खुद के पास रखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास में है, पर गवर्नमेंट काम डेलीगेट कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, दूसरी एजेंसीज को काम और लोगों से करवाती है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना। डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस बार के एमटीपी का है और आपके मॉड्यूल में साफ दिया हुआ है। क्वाजी लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, क्वाजी फिस्कल कोई फंक्शन नहीं होते सेबी के। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, एडीआर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। बी हो जाएगा नेक्स्ट का आंसर। फिर देखो 19th क्वेश्चन कहता है एन HUF कैन नॉट कंप्राइज मेंबर्स ऑफ अ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन से कास्ट के लोग नहीं हो सकते। मुस्लिम फैमिली पीपल आर नॉट इंक्लूडेड इन HUF, उनके लिए अलग से लॉ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, द टर्म पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क ऑफ एनालाइजिंग व्हाट। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम डिवाइड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल को करते हैं माइक्रो और मैक्रो में, और इसी मैक्रो जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं पेस्टल एनालिसिस। P इज पॉलिटिकल, E इज एनवायरमेंटल, S इज सोशियो कल्चरल, T इज टेक्नोलॉजिकल, L इज लीगल एंड अगेन E इज अनदर, E स्टैंड्स फॉर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो। 20th हो गए, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 20th क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में कमेंट करके बता दो कि आउट ऑफ 20 आपको कितना स्कोर बन रहा है, और फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वो कह रहा है इंडियन LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन से कॉर्पोरेशन का पार्ट है भाई, IOCL का पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 22, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाते हैं, पूरी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रखते, वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन हो जाती है। ठीक है, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। 23rd देखो, RBI हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर द। RBI को एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं RBI एक्ट 1934 के अंडर भी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर भी। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना एग्जामिनर का। ठीक है, नेक्स्ट देखो 24th, dash is a strategy that is used to minimize the risk of a particular investment and maximize the return on an investment। देखो होता क्या है, मान लो एक सिक्योरिटी है A जिसमें हमने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हम एक और सिक्योरिटी होती है B, उधर भी पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो इधर फॉल होने वाला है, प्राइस में हमें नुकसान होने वाला है, तो इधर हमें फायदा हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टॉक या शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, उस पे होने वाले रिस्क को आप मिनिमाइज करते हो कहीं और इन्वेस्टमेंट करके, उसे हम हेजिंग कहते हैं। 24th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो 25th क्या कहता है क्वेश्चन। 25th इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। एक फर्म जो होती है उसके बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, है ना। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? Sales growth, yes. Improvement in market share, yes. Profits and return on investment, yes. But conservation of natural resources economic objective नहीं होता। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है ये? एक फर्म के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, सोशल, है ना, नेशनल। ये किस में आता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 26, मार्क इनकरेक्ट। पार्टनरशिप implies contractual ownership of business। जी हाँ, contract is an agreement enforceable at law which is known as deed।
डीड में भी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड ना 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 ना, गलत है। लिमिटेड नहीं होती पार्टनरशिप में। एलएलपी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 27, हु इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। कौन है भाई? एसएन सुब्रमण्यम है। एसएन सुब्रमण्यम है, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 28 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट। गलत कौन सा है इसमें से, हमें पहचानना है। पहचान कौन सा गलत है। फर्स्ट, इट डील्स लार्जली विद गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट बैंक्स। यस। Second, its role is to ensure monetary stability, including stability of domestic price levels. Yes. Third, one of its mission is to protect the interest of policy holders. ये कहाँ से आ गए? ये तो IRDAI का काम होता है जी। ये तो घोर कलयुग हो गया, गलत हो गया, गलत। लास्ट देखो, RBI is the sole authority for issue of currency in India। बिल्कुल सही। So right answer हो गया आपका 28 का C। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 29 कहता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे 1992 में, उनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, गलत। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा नाम है इनका? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो क्या बोलते हैं इनको? एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1992 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। लास्ट क्वेश्चन देखो 30th, सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डिटर द पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस टू द सप्लायर्स मार्केट इज कॉल्ड व्हाट। सेम क्वेश्चन एमटीपी में हमने सॉल्व किया है। हम क्या करते हैं? नए नए कॉम्पिटिटर्स, नए नए सेलर्स, सप्लायर्स मार्केट में एंटर ना करें, उनको डिटर करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए हम इतनी मिनिमम प्राइसेस सेट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्री एम्प्टिव प्राइसिंग। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए प्राइस सेंसिटिविटी क्या होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द बाइंग पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर्स। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइजेस ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटीज नोन एज प्राइस सेंसिटिविटी। कितना चेंज करोगे प्राइस में, उसकी वजह से कितना या क्या इफेक्ट आएगा डिमांड में। फिर देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। सेम गुड या सर्विस की अलग अलग कंज्यूमर्स से अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मोनोपोली जो मार्केट होता है वहां पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और 3 डिग्रीज होती है इसकी। तीनों डिग्रीज के एग्जाम्पल आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है। और ये क्लासिफिकेशन हमें दिया है प्रोफेसर पीगू ने। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो 31। अब जल्दी से आगे बढ़ने से पहले हमारे नियम के अनुसार बता दो 30 में से कितना स्कोर करा है अभी तक कमेंट्स में। 31 देखो, मार्क द करेक्ट वन। 31 को सही बताना है। HSA Hindu Succession Act is applicable in HUF. Yes. LLP may be constituted on the basis of LLP Act of 2009. Yes. A dormant company may be registered under Companies Act. Yes. सारे के सारे सही हैं। डोमेंट कंपनी को भी आप रजिस्टर कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन है। डोमेंट कंपनी होता क्या है? एक ऐसी कंपनी जो हम फालतू में बना देते हैं फ्यूचर एसेट्स को होल्ड करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है। पेस्टल रेफर्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये सारे के सारे एक्सटर्नल होते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए बने हैं। बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। 33 को ध्यान से देखना। विच कंपनी रैंक 3rd ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट इन 2021। 2021 की बात कर रहे हैं भाई। 2021 में तो फर्स्ट थी अमेजॉन। अब अगर वो आपसे पूछ ले 2022 की बात करो, 2022 की फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट की बात करो, तो फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट कौन आया जी? फर्स्ट आया सैमसंग। सेकंड कौन आया जी पूरे वर्ल्ड में? माइक्रोसॉफ्ट। याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले। और थर्ड कौन आया? IBM। फर्स्ट आया सैमसंग, सेकंड आया माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड आया IBM। 2022 की जो फोर्ब्स
वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट है 2022 की, उसमें सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। इंडिया से टॉप 100 में एक ही कंपनी गई। ये जो टॉप 100 नेम्स लोग इस लिस्ट के 2022 के टॉप 100, उनमें से इंडिया में से एक ही कंपनी गई जो कि थी 20th नंबर पर, रिलायंस। ठीक है, 20th नंबर पर रिलायंस। ये 2022 की बात कर रही हूँ, 2021 की नहीं। 2021 में तो 3rd नंबर पे अमेजोन आया था, 2022 में पहला है सैमसंग, फिर है माइक्रोसॉफ्ट और फिर है IBM। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 34, आइडेंटिफाई विच मे बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक पॉलिसी। इनमें से किसको आप पब्लिक पॉलिसी कंसिडर करोगे? ठीक है, डिसीजन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू परचेज अ फ्लीट ऑफ कार्स, यस। एन ओल्ड बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गलत है। और गवर्नमेंट पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज नेम ऑफ द पार्क, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पब्लिक की पॉलिसी नहीं है, जनता के लिए नहीं ये इम्पैक्ट करिए डायरेक्टली, बट ऑल सिटीजन्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद बायोमेट्रिक आधार कार्ड। ये एक एग्जाम्पल हो गया पब्लिक पॉलिसी का, आंसर हो जाएगा 34 का C। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 35 क्या कहता है, इट इज सेइंग विच और हु was the regulatory body for controlling the financial affairs in India before SEBI। SEBI के पहले कौन financial affairs को कंट्रोल करता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। 35 का आंसर है A। नेक्स्ट देखो 36, व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? देखो जी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज, A और B, 2 एंटिटीज कंबाइन हो गए। It occurs when the entities transfer all their net assets, A के net assets भी, B के net assets भी, आपने एक नई एंटिटी क्रिएट कर दी और उसमें ट्रांसफर कर दिए। A लिमिटेड और B लिमिटेड सभी के नेट एसेट्स आपने एक नई कंपनी बना दी, AB लिमिटेड, उसमें ट्रांसफर कर दिए, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। आंसर हो जाएगा 36 का B। नेक्स्ट देखो 37, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है जी? विप्रो लिमिटेड का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ये है रिशाद प्रेम जी। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे, रिशाद प्रेम जी। ठीक है, थियरी डेलापोर्टे कौन है? CEO है ना। चलो 38 देखो, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, आपके मॉड्यूल में भी आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 39 क्या कहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs आर क्रिएटेड स्पेसिफिकली बाय। कौन क्रिएट करता है भाई इनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को? दीज आर क्रिएटेड बाय नबार्ड। नबार्ड क्रिएट करता है। 39 का आंसर हो जाएगा D। 48 देखो, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्पेंड 400 crores इन द नेक्स्ट 5 years। किसके लिए? बेनिफिट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आपको ध्यान होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए करते हैं, RBI मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो फिस्कल पॉलिसी में आती है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। लास्ट 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग फॉर द इवनिंग। और जिससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से हमारे रिवाज की अकॉर्डिंग बता दो 40 में से कितने नंबर स्कोर किए हैं, नीचे कमेंट्स में बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो जी, सोशल एक्टिविटी, पेट्रियोटिक, प्रोफेशन, रिलीजियस, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि नहीं है? नहीं, केवल प्रोफेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। केवल उसी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का दर्जा देते हैं जो कि लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती है। सोशल, कल्चरल, अल्ट्रुइज्म, चैरिटी, कोई भी और मोटिव होता है, जैसे हमारी पैशन हो गई, हॉबी हो गई, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हमने कुछ किया, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रैटेजीज टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशंस। तो देखो जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेस्पॉन्सेज जो होते हैं ना, स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्सेज, वो कैसे होते हैं? या तो इंटरनल होते हैं या तो होलिस्टिक होते हैं। हाँ जी, होलिस्टिक मतलब ऑलराउंड, पूरे, एक्सटर्नल भी, है ना। इंटरनल में 3 आते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज, कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव।
ठीक है। और वहीं पर होलिस्टिक में कौन कौन आता है बताओ मुझे? प्रोसीड विथ कॉशन, लीस्ट रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेस्पॉन्सेस। अब इसने क्या बोला? इंटरनल बोला। हमें पता है इंटरनल में ये 3 आते हैं, ठीक है, तो ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है और ये भी इंटरनल है, राइट। पर ये जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है ये क्या है? एक्सटर्नल या होलिस्टिक स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स है ना जी, ठीक है। चलो, अब इंटरनल में कौन सा इनमें से जो है फॉर्मुलेशन और क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, इससे रिलेटेड होता है। इट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन के मिशन में कोई भी आपको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, क्लियर करना है, क्लैरिफिकेशन लाना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 क्या बोलता है? Amazon started its operations in India in which year? 2012-13 में आया था जी। लगभग 10 साल हो गए, 2012-13 में आया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज पर्टेन टू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट? मैक्रो में कौन कौन आता है? फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों मैक्रो में आते हैं। और ऑप्शन डी में यहाँ पे लिखो ए एंड सी और ये सही हो जाएगा। एक छोटा सा करेक्शन है, ऑप्शन डी में लिख लो ए एंड सी। ए फिस्कल है, सी मॉनेटरी है और इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। 45 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है बट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बना उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भाई एक तो चेयरमैन होता है और बाकी 6 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आई एम सॉरी ए। 6 मेंबर्स होंगे चेयरमैन के अलावा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। 45 का करेक्ट आंसर ए। 47 देखो, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक टू द रिसीवर इज कॉल्ड व्हाट? तो देखो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जो राइटर होता है, मान लो मैंने एक चेक पर साइन किया, चेक ड्रॉ करके आपको दे दिया सृष्टि अग्रवाल ने, ठीक है, और रिसीवर है हेमंत, मान लो हेमंत है, तो सृष्टि ने हेमंत को एक चेक लिख कर दिया, तो सृष्टि की बैंक हेमंत की बैंक को अमाउंट ट्रांसफर करेगी, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं चेक, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है? बहुत बड़े अमाउंट का लोन दिया जाता है किसको? कॉर्पोरेट बोरोवर को। कौन देता है? छोटी छोटी बैंक्स, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स, छोटी छोटी बैंक्स मिलकर एक बड़ा अमाउंट, लार्ज लोन अमाउंट देती है कॉर्पोरेट बोरोवर को। उसे क्या कहते हैं? सिंडिकेटेड लोन कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 48, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन विच अ स्मॉल बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स to exploit the opportunity and reduce the threat? exploit the opportunity and reduce the threat. strategic responses अभी देखा 2 होते हैं, इंटरनल और होलिस्टिक। इंटरनल में 3 आते हैं, कोलैबोरेटिव, कॉम्पिटिटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज। और होलिस्टिक में 3 आते हैं, प्रोसीड विथ कॉशन, लीस्ट रेजिस्टेंस और डायनामिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। अब ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है जिसमें एक्सप्लॉइट करना है अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को कम कर देना है? वो से हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। मीनिंग है स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स का, हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका फायदा उठाएंगे और थ्रेट्स को कम करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 और 50 क्या कहते हैं? 49 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। चलो, कह रहा है कौन सी इनमें से फॉरेन कंपनी है और कौन सी इनमें से इंडियन कंपनी है? तो देखो जी, नेस्ले और आईबीएम जो है वो फॉरेन कंपनी है, हमें पता है। नेस्ले और आईबीएम फॉरेन कंपनी है, हमें पता है, ठीक है। चलो, अब इनमें से इंडियन कंपनीज कौन कौन सी है मार्क करो। सबसे पहले तो सिप्ला एक इंडियन कंपनी है, फिर एचडीएफसी और एक्सिस बैंक भी इंडियन कंपनीज है, ठीक है। ऑल राइट, और एल&टी क्या है? ये तो 2 डैनिश इंजीनियर्स ने फाइंड की थी। एल&टी वाज फाउंड बाय 2 डैनिश इंजीनियर्स हु टुक रेफ्यूज इन इंडिया, ठीक है। तो सिप्ला, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक इंडियन कंपनीज है। इनमें से करेक्ट पहचानना था, करेक्ट यही है कि नेस्ले और आईबीएम फॉरेन कंपनीज है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज शाम का देवी और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है, इनमें से फॉल्स कौन सा है ये बताना है। देखो, ए कहता है बिजनेस हैज ओनली 1 मोटिव, गलत है। एक ही मोटिव नहीं होता, इकोनॉमिक, सोशल, नेशनल, कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेकंड देखो, प्लूरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अ मॉडर्न फिनोमिना, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। सी देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सर्वाइव भी करना है और ग्रो भी करना है,
इसे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सही बात है। डी देखो, इन एडिशन टू इकोनॉमिक मोटिव, मतलब इकोनॉमिक मोटिव के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स भी होते हैं, जैसे सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल, बिल्कुल सही बात है। आप जब सी और डी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा ए तो अपने आप ही गलत हो गया भाई, ए की मोटिव नहीं होता, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक अलग अलग मोटिव्स होते हैं। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ए इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे 1 से 50th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए अभी शेयर कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी बीसीके हमने अच्छे से रिवाइज कर ली इस पीडीएफ के थ्रू। ये आईसीएआई के क्वेश्चंस है जो कि न्यू मॉड्यूल में एक्स्ट्रा लास्ट 50 क्वेश्चंस आईसीएआई ने इनकॉर्पोरेट किए थे। हमने एक एक करके सबको डिटेल में देख लिया। इकोनॉमिक्स और बीसीके का सीरीज 1 एमटीपी ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। सभी रिविजन वीडियोज और एमटीपीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर पास्ट ईयर पेपर्स भी देखना चाहते हो सॉल्व, तो मैं लिस्ट का लिंक नीचे दे रही हूँ। Watch the videos which you feel will benefit you and don't forget to like the video। and जल्दी ही मैं MTP लेकर आऊंगी आपके लिए सीरीज 2 इकोनॉमिक्स और बीसीके का। टिल देन स्टे ट्यून्ड और अच्छे से पढ़ाई करो। आर्यपाद यूनिकॉर्न की पूरी टीम आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।